हालांकि देश में देवी देवताओं का आविष्कार बहुत विशाल कर दिया गया है, उससे आपको सावधान रहना है। 33 करोड़ देवी देवताओं का आविष्कार यहाँ के लोगों ने किया है और सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है, तब भी यह देश 900 वर्षों तक गुलाम रहा है। अब उन देवी देवताओं की ताकत को समझिए और अपने देवी देवताओं को ताकत को समझिए, इसको एनालाइज कीजिए। हालांकि मैं सावधान कर दे रहा हूं, अंबेडकर की रचनाओं को भी डाइल्यूट करने की कोशिश देश के स्तर पर हो रही है। अभी 2-3 भाई चांसलर मित्रों से मैंने बताया किस तरह से अंबेडकरवाद साहित्य को डाइल्यूट किया जा रहा है और उसमें शब्द इंसर्ट किए जा रहे हैं, उसके नेचर को बदलने के। याद रखिएगा, आपको वंचित करने के लिए, आपको अपढ़ बनाए रखने के लिए एक षड्यंत्र, एक साजिश पूरे देश में चल रही है। मेरी अपनी समझ, महंगा किया जा रहा है, एजुकेशन को प्राइवेट करके महंगा किया जा रहा है। बंधुओं, मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि बिहार की धरती पर ये पहला प्रोग्राम हो रहा है इस तरह का। मैं बिहार के हायर एजुकेशन में लगभग 45 वर्षों से सक्रिय रहा हूँ। अभी 2 वर्ष पहले मैंने पटना विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्ति प्राप्त की है और सेवानिवृत्ति के पूर्व मैं पटना कॉलेज पटना का प्राचार्य था और बिहार की धरती पर शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से बनने वाला पहला वाइस चांसलर रहा हूँ। आज से लगभग 24 साल पहले मैं वाइस चांसलर था वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा का। और एक और छोटी सी जानकारी शेयर कर लूँ आपसे। उस समय मेरी उम्र मात्र 41 वर्ष थी। जब मैं वाइस चांसलर बनाया गया था तो मेरी उम्र 41 ईयर्स। अभी तक के बिहार के इतिहास में सबसे कम उम्र का वाइस चांसलर गिना जाता हूँ। और सबसे पहले मैं इंटरेक्ट करूँगा अपने बच्चों से, उसके बाद अन्य मित्रों से। बच्चों, ज्ञान पाना ही विकास करना है। एक लाइन नोट कर लीजिए, टू नो इज टू ग्रो। ज्ञान क्या है? जो हम नहीं जानते हैं उसको जान लेना ही ज्ञान है। और ज्ञान पाने के लिए आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। ज्ञान पाकर जीवन में प्रवेश करते हैं और एक सफल और सुखद जीवन की कामना करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह प्रयास होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चों, हमारे समाज के सामने कई हर्डल्स, कई व्यवधान, कई बाधाएं भी रही हैं। उन बाधाओं को पार करना है, उनसे लड़ना है, जूझना है। हम लोगों ने भी लड़ा है और जूझा है। जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया था, जैन कॉलेज आरा से, जो बिहार का पुराना कॉलेज रहा है और इम्पोर्टेंट कॉलेज रहा है, उस कॉलेज में शेड्यूल्ड कास्ट के छात्र होने के चलते, अपनी मुखरता के चलते, थोड़ा सा मैं बोलता था अधिक, जिसके चलते कॉलेज में मुझे मार पड़ी थी।
देह पर छुरे के दाग हैं, इसलिए कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट का व्यक्ति मुखर होकर बोल रहा था। संयोग से उसी जगह पर नया विश्वविद्यालय बना और मैं वहाँ गया। पटना विश्वविद्यालय में विगत 22 वर्षों से मैं अपने पढ़ाई के अतिरिक्त, अपने एकेडमिक वर्क के अतिरिक्त एक सेंटर भी चलाता रहा जो बिहार सरकार का रहा है, जिसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों में से कई लोग जानते हैं, प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग सेंटर। ये भारत सरकार का एक स्कीम है जो पूरे देश में लागू है, यहाँ भी है। मैंने इस केंद्र को चलाया, सक्सेसफुली चलाया, और मुझे कहने में गर्व होता है कि मेरे कार्यकाल में शेड्यूल्ड कास्ट के लड़के, जो यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं, करीब 450-500 बच्चे जॉब में गए, BDO CO बने, डिप्टी कलेक्टर बने, टीचर्स बने, और कुछ 2-3 IAS भी बने हैं उस सेंटर से। और वो सेंटर बखूबी चल रहा है। इस समारोह के आयोजक भी कुछ दिन पहले वहाँ हमारे साथ गए थे, उन्होंने देखा। हमने एक शानदार लाइब्रेरी बना रखी है लड़कों के लिए पढ़ने के लिए। अभी भी वो सेंटर संचालित है, चल रहा है। और आप लोगों में से जो BPSC UPSC के कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हैं, उस सेंटर पर जा करके मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें, सामग्री उपलब्ध है। एक शानदार लाइब्रेरी हमने बना रखी है आप लोगों के लिए, जहाँ अप टू डेट सारी पुस्तकें मिल जाएंगी, पत्रिकाएं मिल जाएंगी, अखबार मिल जाएंगे, वो हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए मैं 2-3 मिनट में एक सुझाव दे देता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे जिस तरह के एग्जाम्स आप दे रहे हो, उसमें सबसे पहली सावधानी आप लोगों की ओर से होनी चाहिए, जाननी चाहिए, वो है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। आपको बाजार में जब जाते हैं तो अध्ययन सामग्री बिखरी हुई है। आपके दिमाग में बात आती है कि मेरे पास वो भी किताब रहती, वो भी रहती, वो भी रहती, वो भी किताब रहती। इस तरह से अपने दिमाग को नहीं भटकाना है। आपको क्या नहीं पढ़ना है यह भी जानना जरूरी है। इस समझ को लेकर के आगे बढ़िए। क्या पढ़ना है, इसको समझना बहुत जरूरी है सफलता के लिए। अधिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं 16 घंटा 18 घंटा पढ़ने का हिमायती कभी नहीं रहा, न मैं हूं। मात्र 24 घंटे में 4 घंटे आप सीरियसली पढ़ते हैं तो दुनिया का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप पास कर सकते हैं। केवल 4 घंटे पढ़ने का मतलब रीडिंग नहीं, एक समझ पैदा करना अपने अंदर, एक सोच और समझ। उससे आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है IAS बनना और डिप्टी कलेक्टर बनना और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पास करना। एक अंदर, आपके अंदर एक सोच और समझ विकसित हो जाएगी, हमको यही करना है, ये करना है। करने के लिए हाँ, आपको अपना एक एक्सप्रेशन के लिए भाषा तो होनी ही चाहिए। आप शुद्ध लिख सकें,
क्लैरिटी के साथ अपने को एक्सप्रेस कर सके, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। इसलिए भाषा पर भी नियंत्रण आप लोगों को रखना है। भाषा इंग्लिश हो, हिंदी हो या अन्य कोई भाषा हो, उसकी क्लैरिटी, उसकी शुद्धता, उसमें कम्युनिकेबिलिटी, संप्रेषणता, ये सब चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। और पढ़ाई के साथ साथ सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मैं समझते रहा हूँ अपने 45 साल की उम्र में, बच्चों को मैं सिखाते रहा हूँ, पढ़ाई के साथ साथ लिखाई, लिखावट, राइटिंग्स हैबिट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले सभी विद्यार्थियों के अंदर यह होना चाहिए कि आपकी राइटिंग्स कैसी है। लिखावट ही एग्जामिनर्स के सामने रहती है। लिखावट प्रभावित करती है एग्जामिनर्स को, याद रखिए। शुरुआत ही में यदि एक अशुद्धि मिल जाती है तो एग्जामिनर के दिमाग में खट से खटकता है। वो उसी एक अशुद्धि पर आपके पूरे कॉपी का इवैल्यूएशन कर लेता है। इसलिए याद रखिए, शुद्धता, क्लैरिटी, स्पष्टता ये चीज़ें हैं, और तभी आएंगी जब चीज़ों को बार बार लिखिए। कोशिश कीजिए कि कैसे शॉर्ट में चीज़ों को लिखा जाए। कम शब्दों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय निर्धारित रहता है, इसलिए कोशिश करनी है आपको कि कम समय में अधिक बातें हमें कहनी है। एग्जामिनर आपसे केवल जानना चाहता है कि आप जानते हैं कि नहीं जानते। आपको बता देना है कि मैं जानता हूं और ठीक से जानता हूं, और बताने के लिए आपके पास भाषा और लैंग्वेज तो होनी ही चाहिए। उसमें क्लैरिटी, स्पष्टता, कम्युनिकेबिलिटी, संप्रेषणता होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आप विकसित करते हैं अपने अंदर तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ लिखावट भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। इससे आप जानिए। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे बच्चे कहाँ से आए हैं, किस कम्युनिटी से आए हैं, हम सभी जानते हैं। अभाव आप झेलते हैं, अभाव में रहते हैं, और आपके जीवन में अभाव है। इन्हीं अभाव में हमें बहुत कुछ करना है। बच्चों, अभाव याद रखना है कि हर आदमी के जीवन में अभाव है। वो अभाव अलग अलग तरह का है। आर्थिक संकट और भी कई तरह के संकट। अभी की वर्तमान शिक्षा थोड़ी महंगी हो गई है। महंगी हो क्या गई है, महंगी बनाई जा रही है। याद रखिएगा, आपको वंचित करने के लिए, आपको अपढ़ बनाए रखने के लिए एक षड्यंत्र, एक साजिश पूरे देश में चल रही है। मेरी अपनी समझ, महंगा किया जा रहा है। एजुकेशन को प्राइवेट करके महंगा किया जा रहा है। ऐसे भी शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा पद्धति हमारे देश की बहुत अच्छी नहीं रही है। आप जान लीजिए, बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था में हम लोग नहीं रह रहे हैं। प्राइवेट एजुकेशन और पब्लिक एजुकेशन देश में साथ साथ चलाए जाते रहे हैं। कॉन्वेंट के पढ़े हुए बच्चे, डीपीएस के पढ़े हुए बच्चे का मुकाबला हमारे बच्चे कर रहे हैं, जो पब्लिक स्कूल से पढ़ कर के आए हैं, कॉरपोरेशन के स्कूल से पढ़ कर के आए हैं। ये हो रहा है। देश में दो तरह के नागरिक बनाए जाते रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के थ्रू। इसमें कहीं भी दो राय नहीं है।
इसलिए हम मुकाबला कर रहे हैं, उसका भी हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। और हम भागेंगे कहाँ, हम लड़ेंगे, जाएंगे कहाँ, हम जीतेंगे। बच्चों, इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें अभाव में जीना है, अभाव में ही बहुत कुछ करना है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके लिए असंभव नहीं है, आप कर सकते हैं। जीवन जीने के लिए शिक्षा के अलावे सामाजिक ज्ञान की भी ज़रूरत है। उसके लिए अपने महापुरुषों को पढ़िए, अपने मार्गदर्शकों को जानिए। आपके सामने तस्वीरें लगी हुई हैं, इनकी रचनाएं हैं। हालांकि मैं सावधान कर दे रहा हूं, अंबेडकर की रचनाओं को भी डाइल्यूट करने की कोशिश देश के स्तर पर हो रही है। अभी 2-3 वाइस चांसलर मित्रों से मैंने बताया कि किस तरह से अंबेडकरवाद साहित्य को डाइल्यूट किया जा रहा है और उसमें शब्द इंसर्ट किए जा रहे हैं उसके नेचर को बदलने के लिए। ये बड़ा खतरा है हमारे सामने, लेकिन उन तमाम खतरों के बावजूद आपको संघर्ष करना है, लड़ना है, जूझना है, विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना है। और निश्चित रूप से आप दृढ़ संकल्पित होकर के कोशिश करें तो आगे बढ़ सकते हैं। अपना हथियार के रूप में तर्क, बुद्धि और विज्ञान की रोशनी में सोचने की कोशिश कीजिए। सूत्र वाक्य मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए। बी लॉजिकल, बी रेशनल एंड हैव ए साइंटिफिक टेम्पर। ये चीज़ें आपके सामने बिखरी हुई हैं। उन चीज़ों को देखिए, एनालाइज कीजिए, विश्लेषित कीजिए, लेकिन तर्क की रोशनी में, विज्ञान की रोशनी में और बौद्धिक क्षमता अपने अंदर विकसित कीजिए। बुद्ध ने भी यही कहा था, अप दीपो भवा, अपना प्रकाश खुद बनो, अपना विवेक का प्रयोग करो, अपना सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करो। और ये हमारे सामने जो महापुरुष, जिन्हें हम देवी देवता तो नहीं कहेंगे, महापुरुष ही कहेंगे। हालांकि देश में देवी देवताओं का आविष्कार बहुत विशाल कर दिया गया है, उससे आपको सावधान रहना है। 33 करोड़ देवी देवताओं का आविष्कार यहाँ के लोगों ने किया है और सभी देवी देवता के हाथ में हथियार है। तब भी यह देश 900 वर्षों तक गुलाम रहा है। अब उन देवी देवताओं की ताकत को समझिए और अपने देवी देवताओं को ताकत को समझिए, इसको एनालाइज कीजिए। संकेत आ गया है कि समय का अभाव है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बात को कंक्लूड करता हूँ। आप सबों को धन्यवाद, आपने सुना। और इस ऑर्गेनाइजर को, जो बिहार की धरती पर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, हम हृदय से आभारी हैं। उनको सहयोग करने के लिए हम लगे हुए हैं, हमारी टीम के लोग भी लगे हुए हैं। पुनः आप सबों को एक बार धन्यवाद।